फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोड टॉकीज विद विकास। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे एक बिल्कुल नई टॉपिक जिसका नाम है CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। दोस्तों, हमने HTML सीखा है हमारे वीडियोस में। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो दोस्तों इसी चैनल पे HTML की पूरी सीरीज मैंने बनाई थी। इसको जानकर आप HTML पूरी बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से सीख सकते हैं। दोस्तों, उन वीडियोस के लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज उनको जरूर दें। तो दोस्तों, अगर हम CSS की बात करें तो CSS बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेब पेज को अगर हमें स्टाइलिंग देनी है, वो स्टाइलिंग कुछ भी हो सकती है दोस्तों। अगर हमें किसी वेबसाइट को एक बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज देना है, उसके टेक्स्ट की कलर चेंज करनी है, वहाँ पे कोई एनिमेशन देने हैं, अलग अलग तरह के फॉन्ट्स यूज करने हैं, अलग अलग जगह पे अपने कंटेंट को पोजीशन करना है, ऐसी तमाम चीजें दोस्तों हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो CSS एक्चुअली एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी वेब डेवलपमेंट का, और इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में ही एक बेल आइकन है दोस्तों, प्लीज उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो रिलीज करूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, हमने हमारी HTML के सिलेबस का बिगिनर्स का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके लगभग 10 वीडियोस हैं दोस्तों, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज देखें। HTML को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप CSS पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि CSS आखिर है क्या। दोस्तों, CSS बेसिकली वो लैंग्वेज है जिसके जरिए हम अपनी वेब पेज को, अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को और वेब एप्लीकेशंस को स्टाइल देते हैं। दोस्तों, CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो जब HTML बना दोस्तों, तो HTML से हम सिर्फ हमारी वेब पेज का, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, क्या एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल क्या उसके अंदर कैसे कंटेनर्स होंगे, डिव टैग्स होंगे, सेक्शंस होंगे, हेडिंग्स होंगे, इनपुट एलिमेंट्स होंगे, टेबल होगी, इमेजेस होगी, ऑडियो होगी, वीडियो होगी, इस तरह की चीज़ें। बट इन इमेजेस, इन ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, टेबल, फॉर्म, इनका स्टाइल कैसा होगा, इनका कलर कैसा होगा, इनका फॉन्ट कैसा होगा, वो स्क्रीन में किस तरफ हमें दिखाई देंगे, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है CSS, और ये सारी चीज़ें हम CSS के ज़रिए ही देते हैं। दोस्तों, CSS जैसा कि मैंने बताया कि ये डिस्क्राइब करता है कि जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो स्क्रीन पे कैसे दिखेंगे। CSS की वजह से दोस्तों हमारा काफ़ी ज़्यादा काम सेव होता है। CSS के ज़रिए हम सेम स्टाइल के ज़रिए हम कई अलग अलग HTML पेजेस को भी स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों CSS की एक ही रूल के ज़रिए, एक ही CSS फाइल के ज़रिए हम मल्टीपल HTML फाइल्स को स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो हमारा रीवर्क नहीं होता दोस्तों, काफ़ी वर्क हमारा सेव होता है। और दोस्तों, CSS बेसिकली डिज़ाइन, लेआउट और डिस्प्ले में वेरिएशंस जो भी हैं वो सब का ख्याल रखता है। फिर चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, अलग अलग ब्राउज़र हो या अलग अलग डिवाइसेस हो सकता है आपने किसी वेबसाइट को मोबाइल फ़ोन में खोला हो सकता है आपने टैबलेट में खोला हो, लैपटॉप में खोला हो, डेस्कटॉप में खोला हो। तो अलग अलग डिवाइस, जिसका स्क्रीन साइज़ बहुत बड़ा है, जिसका स्क्रीन साइज़ बहुत छोटा है, सब में हमारे वेबसाइट अच्छी तरीके से दिखे, इसका ख्याल भी CSS रखता है। तो आई होप आपको ये रियलाइज़ हो गया है दोस्तों कि CSS कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कुछ कॉमन CSS स्टाइल जो हमने पहले भी बहुत बार देखे हैं, जैसे हमने देखा था कलर, जो कि किसी भी टेक्स्ट की या फॉन्ट की कलर को सेट करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली दोस्तों, बैकग्राउंड कलर, कोई भी कंटेंट है हमारा, चाहे वो कोई हेडिंग है, कोई कंटेनर है, डिव है, कुछ भी है, उसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर दिखेगा वो सेट करने का काम आता है। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों, अगर हमें किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज करना है हम कैसे कर सकते हैं। हमने देखा था कि किसी एलिमेंट के चारों तरफ अगर हमें मार्जिन देने हैं, कुछ स्पेस देना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। किसी एलिमेंट का हमें हाइट या विड्थ सेव करना है, सेट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी CSS स्टाइल है दोस्तों जो हमने हाई लेवल पे समरी व्यू में देखी है, बट हमने इसके बारे में डिटेल में बात नहीं किया है। तो दोस्तों, आगे हम हमारी CSS के वीडियोज़ में इनके बारे में बातें करेंगे। और दोस्तों CSS में
बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी HTML को कमाल की स्टाइलिंग्स दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगी हमारे यूज़र्स को। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हम अपनी वेबसाइट को स्टाइलिंग कैसे दे सकते हैं, तो दोस्तों इसके 3 तरीके होते हैं। जो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, उसको हम कहते हैं इनलाइन CSS, यानी कि एलिमेंट के साथ ही सेम लाइन में हम CSS देंगे। जो दूसरा तरीका है दोस्तों, उसको हम कहते हैं इंटरनल CSS, यानी कि उसी HTML फाइल के अंदर। और जो तीसरा तरीका है दोस्तों, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS, यानी कि एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर हम वो स्टाइलिंग रूल्स लिखते हैं। आइए दोस्तों हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इनलाइन CSS। तो दोस्तों हमारी HTML की वीडियोस में हमने कई बार हमारे एलिमेंट्स को ऐसे स्टाइलिंग दी है। कोई भी एलिमेंट हो, हम उसके अंदर ही एक स्टाइल नाम की एट्रीब्यूट देते हैं दोस्तों, और उसके बाद उस एट्रीब्यूट की वैल्यू के लिए हम जो चाहिए स्टाइल हम उसमें डाल सकते हैं और वो स्टाइल उस एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल H1 है हमारी, तो हमने H1 को ही एक एट्रीब्यूट दी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक H1 है दोस्तों, तो हमने H1 को ही एक एट्रीब्यूट दिया स्टाइल, और स्टाइल का जो भी वैल्यू है दोस्तों विच इज कलर ग्रीन। ऐसे ही हम यहाँ पे, ये तो सिर्फ एक ही स्टाइल है दोस्तों, हम यहाँ पे मल्टीपल स्टाइलिंग भी दे सकते हैं यूजिंग इनलाइन CSS। तो चलिए दोस्तों पहले हम इतनी पार्ट को कोड करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं आया हमारी न्यूटन स्कूल की ही प्लेग्राउंड पे और मैंने क्रिएट किया CSS 01। और दोस्तों यहाँ पर JS पार्ट को मैं हटा दूंगा। अब CSS पार्ट के लिए अभी मैं फिलहाल इनलाइन CSS दे रहा हूँ, तो वो HTML में ही होती है, तो मैंने बेसिक HTML स्ट्रक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब हम क्रिएट करेंगे दोस्तों एक बेसिक हेडिंग, वेलकम टू न्यूटन स्कूल। देखिए दोस्तों, जब जैसे ही हमने एक वेलकम टू न्यूटन स्कूल क्रिएट किया, ये हमारे आउटपुट में ऐसा दिखता है फिलहाल। तो दोस्तों अभी ये जो वेलकम टू न्यूटन स्कूल आ रहा है, इसकी हमने कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी है। अभी जो स्टाइलिंग लग के आ रही है, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा, इसका फॉन्ट का टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, ये बोल्ड में है, काफ़ी थिक है दोस्तों। तो ये चीज़ें ब्राउज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट दी है। अब बट अगर हम खुद से कोई मैनुअल स्टाइल देना चाहें इसे, तो हम कैसे दे सकते हैं? तो दोस्तों हम यहाँ पर H1 के साथ ही लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू कलर ग्रीन। और जैसे मैंने ये लिखा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है इसकी कलर ग्रीन हो गई है। अगर मैं इसके साथ में ही इसको एक और मल्टीपल स्टाइल देने हैं मुझे, तो मैं यहीं पे सेमीकोलन देके एक नई स्टाइल लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर येलो। और देखिए दोस्तों इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर भी लग गया है येलो। तो इस तरह हमने मल्टीपल स्टाइल दे दी इसको। अब अगर मैं एक और स्टाइल देखना चाहूँ, इसको फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, तो देखिए दोस्तों इसको फॉन्ट साइज भी 50 पिक्सल बन गया है और अब ये टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर हम सेम ही चीज़ को बिना इस स्टाइलिंग के लिखें और मैं ये स्टाइल वाली एट्रीब्यूट वाली सारी चीज़ें हटा दूं, तो देखिए दोस्तों ये जो टॉप एग्जांपल है दैट इज विथ सम इनलाइन स्टाइलिंग, एंड जो बॉटम एग्जांपल है दैट इज विदाउट एनी इनलाइन स्टाइलिंग। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है स्टाइलिंग, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है स्टाइलिंग की वजह से। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं दोस्तों CSS के थ्रू। और ये जो तरीका है जिसमें हम स्टाइलिंग उस एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके देते हैं, इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों, इसको इनलाइन CSS क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेम HTML एलिमेंट की ही लाइन में लिखी हुई CSS है। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड इनलाइन CSS। इनलाइन CSS की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है दोस्तों वो ये है कि इसकी प्रायोरिटी इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS से ज़्यादा बड़ी होती है। ये प्रायोरिटी ज़्यादा क्यों होती है दोस्तों, ये हम थोड़ी देर बाद रिविजिट करेंगे।
और इसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है दोस्तों वो ये है कि ये स्टाइल रीयूजेबल नहीं है। अगर मुझे सेम ही स्टाइलिंग्स मल्टीपल HTML एलिमेंट्स को देने हैं तो मुझे वही सेम स्टाइल का कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, हमारे कोड को, सेम कोड को 2 बार लिखना पड़ेगा अगर मुझे सेम स्टाइलिंग 2 एलिमेंट को देनी है। तो हम एक बार लिखे हुए कोड को रीयूज नहीं कर सकते। ये डिसएडवांटेज है इनलाइन CSS का। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर इस एग्जांपल में हम चाहते हैं कि इस वाले जो सेकेंड H1 है हमारा, उसके पास भी सेम ऐसा ही स्टाइल आ जाए, which is a green color, a yellow background color and a font size of 50 pixel. So I will have to duplicate this code। जो मैंने ऊपर लिखा है वही चीज मैं कॉपी पेस्ट करके दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये स्टाइल अप्लाई होगी दोस्तों। तो ये एक डिसएडवांटेज है इनलाइन स्टाइलिंग का। आइए दोस्तों, अगर मैं आपको सेम चीज हमारी ब्राउजर में करके दिखाऊं, css01.html, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे रूल्स अप्लाई हो गए हैं। और अब अगर मैं आपको इसी फाइल को ब्राउजर में खोल कर दिखाऊं तो दोस्तों ये हमने कोड हमारी आईडी में लिख दिया है और अब मैं इसी कोड को ब्राउजर में देखूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा हमारे यहाँ न्यूटन स्कूल की प्लेग्राउंड में दिख रहा था। दोस्तों लेट्स मूव फर्दर और अब हम देखेंगे कि इंटरनल CSS क्या होती है और इंटरनल CSS के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों इंटरनल CSS देने के लिए हमने HTML की क्लासेस में देखे थे, हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग का यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहां हम हेड टैग के अंदर ही एक और स्टाइल टैग मेंशन कर सकते हैं। और इस स्टाइल टैग के अंदर हम कुछ भी स्टाइल दे सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए मैंने यहां पर एक div ऐड किया और इस div के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, हाय माय नेम इज विकास। देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट मेरा यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल, विदाउट एनी स्टाइलिंग। अब अगर मुझे इसमें कोई स्टाइलिंग ऐड करनी है तो एक तो तरीका है कि मैं इसको एक इनलाइन स्टाइलिंग दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं दूंगा स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू, तो इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू हो गया है हर बार। बट यहां पर मैं इसको इनलाइन स्टाइल नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे मल्टीपल डिव्स होंगे तो सब में यही स्टाइल आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक और डिव बनाऊं और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डालूं और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डालूं वी आर लर्निंग इंटरनल CSS। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें तो ये दोनों अलग अलग डिव्स थे। मैंने पहले वाली डिव में एक इनलाइन स्टाइलिंग दी कलर ब्लू, तो इस वाली में तो कलर ब्लू लग गया, लेकिन सेकंड वाले में नहीं लगा है। सेकंड वाला अभी भी ब्लैक कलर में आ रहा है क्योंकि ये उसकी डिफॉल्ट कलर है। तो ये डिसएडवांटेज हमने देखा था इनलाइन CSS का। बट अगर हम इसी चीज को इंटरनल CSS यूज करें दोस्तों, तो मैं यहाँ स्टाइल टैग के अंदर लिखूंगा div, क्योंकि ये स्टाइल मुझे हर div पे लगानी है, और मैं एक स्टाइल दूंगा इसको कलर ब्लू। साथ में मैं इसको दे सकता हूं कुछ और स्टाइल दोस्तों, फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। तो ये देखिए दोस्तों,
ये जो स्टाइलिंग है, ये स्टाइलिंग div इस वाले पे भी लगा है जिसके अंदर टेक्स्ट है हाय माय नेम इज विकास, और दूसरी वाले पे भी लग गई है ये स्टाइल जिसके अंदर टेक्स्ट है वी आर लर्निंग इंटरनल सीएसएस। तो ये तरीका है दोस्तों इंटरनल सीएसएस यूज करने का। इंटरनल सीएसएस मतलब ये जो सीएसएस है दिस इज एन इंटरनल सीएसएस ऑफ दिस एचटीएमएल फाइल। एक एचटीएमएल फाइल में अगर हम स्टाइल टैग के अंदर कुछ स्टाइल्स देते हैं तो वो स्टाइल इस पूरी एचटीएमएल फाइल पे एप्लीकेबल होती है। तो इसलिए इस एचटीएमएल फाइल की इंटरनल स्टाइलिंग है ये, इसे हम इसलिए इंटरनल स्टाइल या इंटरनल सीएसएस कहते हैं। और जो पहले हमने देखा था उसको हम इनलाइन सीएसएस कहते हैं क्योंकि वो एक एलिमेंट पे एप्लीकेबल है, बस जिस एलिमेंट पे हमने लगाया है। बट ये वाली इस पूरी HTML फाइल की इंटरनल स्टाइल है, तो इसे हम इंटरनल कहते हैं और ये पूरी HTML फाइल पे एप्लीकेबल है। तो दोस्तों इंटरनल सीएसएस का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये स्टाइल रीयूजेबल है अक्रॉस मल्टीपल एलिमेंट्स इन द सेम फाइल। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, ये दो अलग अलग डिव्स थे बट ये सेम स्टाइल मल्टीपल डिव्स में रीयूजेबल है। अगर मैं एक और डिव भी बनाऊं दोस्तों, इंटरनल सीएसएस इज ऑसम। तो देखिए दोस्तों इस पर भी ये सेम स्टाइल एप्लीकेबल है और ये बेस्ट पार्ट है दोस्तों इंटरनल सीएसएस का कि हम सेम स्टाइल को रीयूज कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल एलिमेंट्स। और अगर हम इंटरनल सीएसएस के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली डिसएडवांटेज है इंटरनल सीएसएस की कि इट गेट्स लोअर प्रायोरिटी देन इनलाइन सीएसएस। इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे एक स्टाइलिंग डिव को दी थी, अगर वैसे ही हम एक स्टाइलिंग h1 को दें। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक नया h1 बनाता हूँ जिसको मैं कोई भी इनलाइन सीएसएस नहीं दूंगा और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा थर्ड हेडिंग इनलाइन सीएसएस। तो देखिए दोस्तों अभी ये जो मेरी थर्ड h1 क्रिएट हुई है इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। अब अगर मैं एक स्टाइलिंग दूं सिर्फ h1 के लिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे h1 और मैं इसको एक फॉर एग्जांपल इसके कलर देना चाहता हूँ ब्राउन और मैं इसको फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ और मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं विच इज रेड। तो ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों ये जो मैंने स्टाइलिंग दी है h1 की, ये स्टाइलिंग मेरी फर्स्ट और सेकंड h1 पे अप्लाई नहीं हुई बट मेरी थर्ड h1 पर अप्लाई हुई है। तो फर्स्ट और सेकंड h1 पर अप्लाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड h1 के अंदर हमने इनलाइन सीएसएस दी हुई है कलर ग्रीन और बैकग्राउंड कलर येलो, इसलिए जो इंटरनल सीएसएस का कलर ब्राउन है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्योंकि इनलाइन सीएसएस जैसा कि मैंने बताया है इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो अगर सेम ही एलिमेंट को इनलाइन सीएसएस को स्टाइल दे रहा है और सेम ही एलिमेंट को इंटरनल सीएसएस को स्टाइल दे रहा है तो दोस्तों हमेशा इनलाइन सीएसएस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इनलाइन सीएसएस कह रहा है कलर शुड बी ग्रीन बट इंटरनल सीएसएस कह रहा है कलर शुड बी ब्राउन। तो ये जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड h1 है इस पर ये दोनों ही एप्लीकेबल है बट हायर प्रायोरिटी मिलेगी इनलाइन सीएसएस को। तो इसलिए अगर हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल रूल्स हैं बिटवीन एन इंटरनल सीएसएस एंड एन इनलाइन सीएसएस, जैसा कि हमारे पहली और दूसरी h1 के केस में हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर पहली h1 में है कलर स्टाइल इज इक्वल टू कलर ग्रीन और इसकी इंटरनल सीएसएस कहती है कलर शुड बी ब्राउन बट जो एप्लीकेबल है वो है कलर ग्रीन, बोथ इन द केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। बट ये जो हमारा
थर्ड H1 है बेचारा, इसके पास कोई भी इनलाइन CSS नहीं है। इसके पास एक ही ऑप्शन है कि इसको इंटरनल CSS को फॉलो करना होगा। जो भी इंटरनल CSS कहेगा ये फॉलो करेगा। तो दोस्तों इसलिए इंटरनल CSS की जो प्रायोरिटी होती है वो इनलाइन CSS से कम होती है। एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज है दोस्तों कि जो इंटरनल CSS है वो सेम फाइल में ही रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये एक HTML फाइल है जिसके अंदर हमने स्टाइल टैग के अंदर ये स्टाइल लिखा है। तो ये वाली स्टाइल हमारी सिर्फ इसी HTML फाइल तक सीमित रहेगी। ये जो रूल है सिर्फ इसी HTML फाइल तक सीमित रहेगी। अगर मुझे सेम ही रूल दूसरी HTML फाइल में डालना है दोस्तों, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए इस चीज को पहले हम ब्राउजर में देखते हैं। मैं यही सेम कोड कॉपी पेस्ट करूंगा और यहां पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये ऐसा दिख रहा है हमारा। सेम यही व्यू हमारे न्यूटन स्कूल के प्लेग्राउंड में भी था। और अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां एक और फाइल क्रिएट करूंगा। मैंने इसका नाम दिया css02.html। दोस्तों ये हमारे css02.html में फिर से मैं एक ही हेडिंग क्रिएट करूंगा। दिस इज css02.html। अब दोस्तों अगर मैं इस नए फाइल को खोलकर दिखाऊं तो देखिए दोस्तों ये css02.html में हमारा ये वाला स्टाइल्स एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये css02.html एक अलग HTML फाइल है। तो हमें अगर सेम ही स्टाइल चाहिए जो कि यहाँ पे है, तो हमें ये इंटरनल CSS कॉपी करनी होगी और हम सेम H1 की स्टाइल हमें यहां भी देनी होगी। एक बार हमने यही स्टाइल वहां से कॉपी कर ली तो फिर हम इसको रीयूज कर सकते हैं दोस्तों। और अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो देखिए वो स्टाइल एप्लीकेबल हो गई है। तो अलग अलग HTML फाइल में हम सेम इंटरनल CSS नहीं यूज कर सकते हैं, हमें उसको दोबारा कॉपी पेस्ट करना होगा। तो कोड को डुप्लीकेशन करना होगा दोस्तों। कोड डुप्लीकेशन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आपको सेम चीजें सेम लॉजिक दोबारा लिखना पड़ता है। तो ये इंटरनल CSS का एक रिस्ट्रिक्शन है, बट एडवांटेज ये है कि सेम फाइल के अंदर हम उसको रीयूज कर सकते हैं। और अब हम फाइनली बात करेंगे एक्सटर्नल CSS की। दोस्तों एक्सटर्नल CSS हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक अलग CSS फाइल क्रिएट करनी होगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि एक एक्सटर्नल CSS फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आया और मैं नई फाइल क्रिएट करूंगा। सेलेक्ट लैंग्वेज CSS। यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करूंगा दोस्तों, और मुझे जो भी नाम देना है वो मैं दे सकता हूं, बट एक्सटेंशन होनी चाहिए इसकी .css। तो अगर मैं इसको नाम दूं एग्जाम्पल css01.css। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। तो क्योंकि एक CSS फाइल है, वी शुड कीप इट और हम दोस्तों इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी गिव इट एग्जाम्पल css01, but the extension of the file should always be .css। also दोस्तों एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फाइल एक CSS फाइल है, so we should not put it in the HTML folder, rather हमें इसको CSS वाली फोल्डर में स्टोर करना चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, हमें हमारी फोल्डर स्ट्रक्चर को ऐसे डिवाइड करके रखना चाहिए
हमारी मेन HTML फाइल शुड बी लाइक दिस index.html। बाकी जितनी भी HTML फाइल्स हैं उनको हम एक अलग फोल्डर HTML या व्यूज नाम के फोल्डर में रख सकते हैं। हमारी सारी CSS फाइल्स को हमें CSS नाम के फोल्डर में रखनी चाहिए। हमारी सारी इमेजेस को हमें इमेजेस नाम के फोल्डर में रखनी चाहिए या मीडिया नाम के फोल्डर में रखनी चाहिए। हमारी सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को हमें JS नाम के फोल्डर्स में रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है जिससे हमें अपने सारे अलग अलग रिसोर्सेज को, अलग अलग फाइल्स को सेग्रीगेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो तरीका है इससे हमारी फाइल्स मेंटेन नहीं हो जाती हैं दोस्तों। हमें पता होता है कि कौन सी फाइल किधर है। तो क्योंकि हम एक CSS की फाइल बना रहे हैं तो इसको हम CSS वाली फोल्डर में डालेंगे, एग्जाम्पल CSS01.css, जो भी नाम देना है आपको। हमने सेव किया। तो ये मेरी एक्सटर्नल CSS क्रिएट हो गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हम एक्सटर्नल CSS को अपनी HTML में आखिर यूज कैसे करते हैं। तो पहले हमें इस एग्जाम्पल CSS01.css को अपनी HTML में कॉल करना होगा, और उसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं लिंक टैग का। And we will have to give, I'm removing this inline styling, and what we'll do is we'll give link rel, which means relationship, is equal to style sheet, and then we give the path। और इसके बाद दोस्तों हम देंगे उस फाइल की पाथ, यानी कि href is equal to। अब दोस्तों ये जो मेरी फाइल है, ये मेरी फाइल HTML फोल्डर के अंदर है, मुझे CSS फोल्डर के अंदर जाना है। तो पहले आई विल डू डॉट डॉट टू गेट आउट ऑफ दिस फोल्डर, देन आई विल डू CSS, एंड देन आई विल डू example CSS01.css। तो दोस्तों इस तरीके से मैं हमारी जो CSS फाइल है उसको हम दोस्तों इस तरीके से हम हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल को अपनी HTML फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बट दोस्तों अभी भी हमें ये स्टाइलिंग नहीं मिली है। अगर मैं आपको वापस से CSS02.html दिखाऊं, देखिए दोस्तों अभी भी इस पे कोई स्टाइलिंग नहीं है। हमने बस एक CSS फाइल को कॉल किया है, बट इस CSS फाइल के अंदर कुछ स्टाइलिंग नहीं है। दोस्तों अगर मुझे इससे कोई स्टाइलिंग देनी है तो अब मैं यहाँ पे आराम से स्टाइलिंग लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई भी टैग देने की जरूरत नहीं है, स्टाइल टैग देने की जरूरत नहीं है। ये स्टाइल हम सिंपली वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने इंटरनल स्टाइल के केस में लिखा था, विदाउट द स्टाइल टैग। हम लिखेंगे h1, और अब हम इसको कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कलर वाइट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू। लेट्स गिव इट टील। अब मैं इसे रिफ्रेश करूं दोस्तों, तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट है इसका कलर वाइट हो गया है, और जिसकी जो बैकग्राउंड है वो टील हो गई। तो दोस्तों ये तरीका है जिससे हम एक्सटर्नल CSS दे सकते हैं हमारी फाइल को। अब इसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इस एलिमेंट में ना तो कोई इनलाइन स्टाइलिंग है, ना ही इस फाइल में हमने स्टाइल टैग के अंदर कोई स्टाइलिंग दी है। तो ना ही इस केस में कोई इंटरनल स्टाइलिंग है, ना ही कोई इनलाइन स्टाइलिंग है, बल्कि हमने एक एक्सटर्नल CSS फाइल यूज किया है दोस्तों, which is example CSS1.css। दोस्तों अब हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटर्नल CSS के एडवांटेजेस के। सबसे बड़ी जो एडवांटेज है दोस्तों एक्सटर्नल CSS की, वो ये है कि इट इज वेरी रीयूजेबल। वेरी रीयूजेबल से मेरा मतलब है कि हम सेम ही स्टाइल को रीयूज कर सकते हैं अलग अलग HTML फाइल में। दोस्तों ये फ्लेक्सिबिलिटी ना तो मुझे इनलाइन CSS देता है, इनलाइन CSS तो सिर्फ उसी एलिमेंट पे एप्लीकेबल होता है, और ना ही इंटरनल CSS देता है, क्योंकि इंटरनल CSS सिर्फ उसी HTML फाइल पर एप्लीकेबल होता है। बट एक्सटर्नल CSS के साथ ये फायदा है दोस्तों। कैसे? अगर मैं फिर से एक फाइल बनाऊं,
I call it css03.html. और मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार कर लिया और मैं यहाँ पे फिर से सेम काम लिखूंगा। मैं लिखूंगा लिंक रिलेशनशिप इज इक्वल टू स्टाइल शीट href इज इक्वल टू, और मैं सेम फाइल दूंगा दोस्तों, css example css01.css। तो दोस्तों हमारी पिछली फाइल की तरह हम यहाँ पर भी सेम चीजें कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम बॉडी टैग के अंदर एक h1 ही क्रिएट करेंगे और हम लिखेंगे एक्सटर्नल css can be reused। And so now if I refresh and see how it is working, तो देखिए दोस्तों जो हमारे css03.html है उसके अंदर भी यही सेम स्टाइलिंग आ गई है, इवन तो हमने इसमें कुछ भी और नहीं किया। क्यों? बस हमने एक ही चीज की कि जो css की ये जो css फाइल है इसको हमने हमारी css02.html में भी यूज किया और css03.html में भी यूज किया। तो हमारी अलग अलग HTML फाइल्स के अंदर हमने सेम CSS फाइल को इंपोर्ट किया, उसको कॉल किया, उसको बुलाया और उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे अपनी स्टाइल्स यूज करने दो, और उस CSS फाइल ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, और CSS फाइल ने अपनी स्टाइलिंग रूल्स उस HTML फाइल्स को दे दी। तो दोस्तों ये जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो यही है एक्सटर्नल CSS का, कि जो हमारा कोड है, जो हमारा स्टाइल है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल HTML फाइल्स एंड इवन सेम फाइल में भी अक्रॉस मल्टीपल एलिमेंट्स। तो अगर मैं इसी फाइल के अंदर और भी h1s बनाऊं दोस्तों, टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूं, स्टाइल इज अप्लाइड हियर, स्टाइल अप्लाइड हियर ऑल्सो, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए दोस्तों तीनों ही जगह ये स्टाइल एप्लीकेबल है। इसका मतलब कि एक्सटर्नल CSS डिफरेंट फाइल्स में भी एप्लीकेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, और सेम HTML फाइल के अंदर भी रीयूजेबल होते हैं। तो काफी ज्यादा रीयूजेबल है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमें सेम कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता। जो एक और एडवांटेज है दोस्तों एक्सटर्नल CSS का, वो है कि हमारी HTML फाइल को ये क्लीन रखने में हेल्प करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए मुझे बहुत सारी स्टाइलिंग देने हैं, तो जो मेरा इनलाइन CSS है वो भी हमारी HTML को गंदा करेगा, क्योंकि हमें हर एलिमेंट के अंदर ऐसे स्टाइल एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, और जो हमारा इंटरनल CSS है वो भी हमारी HTML को थोड़ा गंदा करेगा, क्योंकि हमें सेम HTML फाइल के अंदर हम ये स्टाइलिंग देंगे। अगर हमें बहुत सारे स्टाइलिंग रूल्स लिखने हैं दोस्तों, तो ये HTML फाइल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों HTML का काम है स्ट्रक्चर देना, स्टाइल देना CSS का काम है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग रखना चाहिए। तो जो अच्छी प्रैक्टिस है, जो गुड प्रैक्टिस है कोडिंग की और HTML में कोडिंग की और वेब डेवलपमेंट की, वो ये है दोस्तों कि हमें HTML फाइल्स के अंदर हमारा सिर्फ HTML का कोड रखना चाहिए, हमारे एलिमेंट्स रखने चाहिए, हमारे टैग्स रखने चाहिए, और जितना भी हमारा स्टाइलिंग का कोड है उसको हमें CSS वाली फाइल्स में रखना चाहिए और एक्सटर्नल CSS की तरह उसको यूज करना चाहिए। इससे एक तो फायदा होगा कि वो कोड रीयूजेबल होगा CSS का, और दूसरा फायदा होगा दोस्तों कि हमारा जो HTML का फाइल है वो काफी क्लीन रहेगी दोस्तों, छोटी रहेगी, उसको समझना आसान होगा दोस्तों, उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना आसान होगा। अगर हम इन सारे केसेस का एग्जांपल समझे दोस्तों, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इनलाइन CSS की, सेकेंड प्रायोरिटी होती है इंटरनल CSS की, और थर्ड प्रायोरिटी होती है एक्सटर्नल CSS की। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर किसी एलिमेंट पे इनलाइन भी लग रहा है, इंटरनल भी लग रहा है और एक्सटर्नल भी लग रहा है, तो फाइनली अप्लाई होगा इनलाइन CSS। सिमिलरली अगर किसी दो एग्जांपल्स की बात करें हम, अगर
किसी एलिमेंट पे इनलाइन सीएसएस भी एप्लीकेबल है और इंटरनल सीएसएस भी एप्लीकेबल है, तो जो फाइनली अप्लाई होगी वो होगी इनलाइन सीएसएस। इसका एग्जांपल दोस्तों हमने देखा था इस वाली केस में। हमारे जो फर्स्ट और सेकंड H1 टैग्स हैं, दोस्तों हमारे जो फर्स्ट और सेकंड दोस्तों हमारे जो फर्स्ट और इस वाले एग्जांपल में हमने देखा था दोस्तों कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड H1 टैग्स हैं, इन दोनों पे इनलाइन सीएसएस भी एप्लीकेबल थी, जो कि हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर दी हुई है, और हमारा इंटरनल सीएसएस भी एप्लीकेबल था, जो कि हमने यहाँ स्टाइल टैग के अंदर दी हुई है, ये वाली स्टाइल। बट हमने देखा कि जो फाइनली अप्लाई हो रहा है वो ये वाला स्टाइल अप्लाई हो रहा है, जो कि हमने इनलाइन दिया हुआ है, राइट। ये कलर ग्रीन, ये बैकग्राउंड कलर येलो, ये चीजें हमने इनलाइन अप्लाई की थी। तो इससे वी कैन कंक्लूड दोस्तों कि अगर इनलाइन भी है और इंटरनल भी है तो प्रायोरिटी इनलाइन को मिलेगी। अब इनलाइन को क्यों मिलेगी दोस्तों? क्योंकि ये जो इनलाइन सीएसएस है ये खास इस एलिमेंट का सीएसएस है। स्टाइलिंग की जो रिलेशनशिप है इस एलिमेंट से ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये स्टाइलिंग सिर्फ इस एलिमेंट की है। ये ज्यादा स्पेसिफिक रूल है इस एलिमेंट के लिए, स्पेसिफिक स्टाइलिंग है, स्पेसिफिक सीएसएस है इस एलिमेंट के लिए। जहां तक इंटरनल सीएसएस की बात है दोस्तों, तो इंटरनल सीएसएस इस एचटीएमएल फाइल के अंदर हर H1 एलिमेंट पे अप्लाई होगी। तो इसलिए इस फाइल के लिए तो स्पेसिफिक है इंटरनल सीएसएस, लेकिन हर H1 के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इंटरनल सीएसएस की जो स्पेसिफिसिटी है वो कम है कंपेयर टू इनलाइन सीएसएस। इसलिए दोस्तों इन दोनों की जंग में जीतता है इनलाइन सीएसएस। सिमिलरली अब अगर हम बात करें इनलाइन और एक्सटर्नल की, तो अगेन दोस्तों इस केस में भी जीतेगा इनलाइन, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इनलाइन सीएसएस हर एलिमेंट का खास स्टाइल होता है। हालांकि अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस की बात करें तो एक्सटर्नल सीएसएस अब मल्टीपल एचटीएमएल फाइल्स पे एप्लीकेबल है। किसी एक एलिमेंट से उसका रिश्ता नहीं है, उसके मल्टीपल फाइल से रिश्ते हो सकते हैं। इसलिए जो ज्यादा प्रायोरिटी है वो इनलाइन सीएसएस को मिलेगी, क्योंकि इनलाइन सीएसएस ज्यादा स्पेसिफिक होता है एलिमेंट से। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो दोस्तों इसी CSS03.html में हम जो हमारी थर्ड वाली H1 है उसको इंटरनल CSS भी दे देंगे, विच सेज बैकग्राउंड कलर येलो। अब हम दोस्तों इसको चला कर अगर देखें तो इस जो H1, तो ये जो H1 एलिमेंट है दोस्तों, इसमें एक तो बैकग्राउंड कलर लगी है येलो विच इज एन इनलाइन CSS, और एक और बैकग्राउंड कलर लगी है टील विच इज एन एक्सटर्नल CSS। तो सेम प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर एक्सटर्नली भी लगी हुई है और सेम प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर इनलाइन भी लगी हुई है। तो अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो देखिए दोस्तों जो हमारा टेक्स्ट है वो अभी भी वाइट कलर में आ रहा है, बट जो हमारा बैकग्राउंड कलर है दैट इज चेंज टू येलो, क्योंकि येलो हमने इसको इनलाइन दिया था। अगर मैं इसके टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर दूं और लिख दूं कलर टील, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा दोनों ही चेंज हो गया, टेक्स्ट कलर भी और बैकग्राउंड कलर भी। तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर सेम ही एलिमेंट को हमने इनलाइन सीएसएस भी दे रखी है और अगर हमने एक्सटर्नल सीएसएस भी दे रखी है, तो जो फाइनली एप्लीकेबल होता है वो होता है इनलाइन सीएसएस, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेसिफिक स्टाइलिंग रूल है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। दोस्तों हम जब भी ये बात करेंगे हम हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पूरी फाइल के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट के साथ अपना अलग केस होगा। हमारे पहले तो H1 साइन में कोई इनलाइन सीएसएस नहीं लगी है, तो इसमें एक्सटर्नल सीएसएस एप्लीकेबल है। और अब दोस्तों लास्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग केस, अगर हम किसी एलिमेंट पे इंटरनल सीएसएस भी एप्लीकेबल है और एक्सटर्नल सीएसएस भी एप्लीकेबल है, तो इन दोनों की आपस में जो प्रायोरिटी है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो फाइनली कौन सी एप्लीकेबल होगी? वो वाली एप्लीकेबल होगी जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। तो इनकी ऑलमोस्ट सेम है,
latter ones get applied. अगर हम इसको एक एग्जांपल में ही देखें दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इंटरनल स्टाइल ऐड कर दिया दोस्तों, और अब हम इसको अगर चला कर देखें तो ये देखिए जो इंटरनल सीएसएस है वो अप्लाई हो रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक्सटर्नल सीएसएस थी उसके बाद हमने इंटरनल सीएसएस को डाला है, तो जो भी बाद में आया उसने पुरानी स्टाइल को ओवरराइट कर दी। अब अगर मैं दोस्तों इसको उल्टा कर दूं, एक्सटर्नल सीएसएस को इंटरनल के बाद कॉल करूं और इसको रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए दोस्तों अब एक्सटर्नल अप्लाई हो रही है। तो अगर मैंने एक्सटर्नल बाद में किया, नीचे किया, तो एक्सटर्नल अप्लाई होगी, अगर मैंने इंटरनल बाद में किया तो इंटरनल अप्लाई होगी। यही फर्क है दोस्तों इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस में। एडवांटेज, बट दोस्तों एक्सटर्नल सीएसएस का एडवांटेजेस काफी ज्यादा हैं। जो कोड रीयूजेबिलिटी है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए दोस्तों जो बेस्ट प्रैक्टिस है सीएसएस को यूज करने की वो है यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आगे चलकर हम जब जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे सीएसएस की, वो हम एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करके ही करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगले वीडियो में हम सीएसएस को ही कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि सीएसएस में सेलेक्टर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे स्टाइलिंग दे सकते हैं यूजिंग देयर एलिमेंट का टैग का नाम, देयर क्लासेस, देयर आईडीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो दोस्तों, प्लीज़ स्टे ट्यून टू दैट। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि HTML4 और HTML5 के बीच डिफरेंस क्या है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं, जिसके जरिए आप अपने घर बैठे बैठे 1 साल के अंदर अंदर मास्टर्स की डिग्री पा सकते हैं, और ऑफिशियली बहुत ही नॉमिनल फीस में 1 साल के अंदर अपने करंट जॉब, अपने करंट एजुकेशन या आप जो भी कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करते हुए आप मास्टर्स कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं जल्दी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो के नोट्स और सारे सोर्स कोड मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं, उनके लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, प्लीज़ उनको देखें। और दोस्तों अगेन रीट्रेटिंग, अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे, तो मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन प्रोफाइल्स के लिंक यहाँ नीचे अवेलेबल हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज उनको देखें। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, ये पूरी सीरीज के वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूं मैं और न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, दे themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव, देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी फीडबैक हो, और कमेंट्स में लिखिए प्लीज। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि कोई भी इंसान अगर वेब डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता है तो वो मेरे वीडियोस के जरिए सीख सके। और दोस्तों लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिखेगा और एक बेल आइकन भी दिखेगा। प्लीज पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और फिर बेल आइकन को दबाएं, so that जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो।
टेक केयर, बाय बाय।